नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम ग्रुप कौशाम्बी में। दोस्तों, आप लोगों को प्यार और सहयोग को देखते हुए आज हम आपके लिए एक और टॉपिक जो कि रेलवे के लिए रामबाण है। तो आज हम रेलवे के एग्ज़ाम को और अन्य सभी एग्ज़ाम की महत्ता को देखते हुए आपके सामने रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल का अध्ययन कराने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इसके पहले कहीं भी पढ़े होंगे, यहाँ आप पढ़ेंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें और बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, समय को गंवाते ना हुए हम लोग अपने विषय को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप शेयर और सपोर्ट करेंगे ताकि हम लगातार और अच्छे तरीके से चीज़ों को बढ़ाते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान में आवर्त सारणी। दोस्तों, आवर्त सारणी के विकास में काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। कई बार सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर कि बताइए आवर्त सारणी के विकास में निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आवर्त सारणी के विकास में किसका योगदान था। तो पहले आते हैं विलियम प्राउट, जिसे बोलते हैं प्राउट की संकल्पना। क्या बोलते हैं? प्राउट की संकल्पना। तो आवर्त सारणी के विकास में विलियम प्राउट ने अपनी संकल्पना दी, जिसे फेमस हुई प्राउट की संकल्पना नाम से। आगे आते हैं क्रुक्स। इसके बाद आते हैं लोथर मेयर, और इन्हें ने एक वक्र दिया था। लोथर मेयर ने एक वक्र दिया था जिसे बोलते हैं लोथर मेयर वक्र। और इसके बाद हमारे आते हैं डोबेराइनर। इसके बाद न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। और इसके बाद हमारे आते हैं दिमित्री मेंडलीव। और तब जाके हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का, जिसे बोलते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी, जन्म होता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल पूछता है कि बताइए आवर्त सारणी के विकास में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का योगदान नहीं है। तो आपका आंसर होगा विलियम प्राउट का है, क्रुक्स का है, लोथर मेयर का है, डोबेराइनर का है, न्यूलैंड का है, दिमित्री मेंडलीव का है। इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? आपके आधुनिक आवर्त सारणी के जनक आप लोग कमेंट में बताइए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। ठीक है, और तब तक मैं इसको आपको डिस्कस करता हूँ। विलियम प्राउट, क्रुक्स और लोथर मेयर, डोबेराइनर, न्यूलैंड और दिमित्री मेंडलीव के बारे में इन्होंने क्या क्या बताया था, इसके बारे में क्या चर्चा की थी। उसके बाद जाके हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का विकास होता है। तो चलिए पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं डोबेराइनर से, मेंडलीव से इनको डिस्कस करते हैं और फिर हम आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। आप इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जितने भी नाम हमने चर्चा किए, इन सारे नामों में से सबसे पहले आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है डोबेराइनर से। तो डोबेराइनर ने 1817 से 18 के मध्य में, डोबेराइनर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के थे? जर्मन के। तो डोबेराइनर जो कि जर्मन के रहने वाले थे, 1817 से 18 के मध्य में एक सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं त्रिक नियम। क्या बोलते हैं? त्रिक नियम, रूल ऑफ ट्रिपलेट। इन्होंने त्रिक नियम दिया था, इसे बोलते हैं रूल ऑफ ट्रिपलेट या त्रिक नियम। त्रिक नियम ने इन्होंने बताया था कि अगर तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले तत्व और तीसरे तत्व का औसत जो होता है वो बीच वाला तत्व होता है। तो इन्होंने त्रिक नियम दिया था और इनके अनुसार
तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रथम तत्व व तृतीय तत्व के परमाणु भार का औसत कौन होता है? मध्य वाला। कौन होता है? मध्य वाला। तो ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी हमारे डोबेराइनर ने। किसने बताई थी? डोबेराइनर ने। तो डोबेराइनर ने दिया था त्रिक नियम। क्या दिया था? त्रिक नियम। और इनके त्रिक नियम सब पर लागू नहीं हो रहे थे। इनके त्रिक नियम सब पर लागू नहीं हो रहे थे। तो सवाल पहला पूछेगा त्रिक नियम किसने दिया था? हमारा आंसर क्या होगा? डोबेराइनर ने। किसने दिया था? डोबेराइनर ने दिया था। डोबेराइनर का त्रिक नियम में क्या कहता था कि पहले तत्व का भार और अंतिम तत्व का भार का जो औसत होगा वो कौन होगा? बीच वाला। इसके बाद इनके त्रिक में कई बार सवाल बनते हैं कि मंडल आपके डोबेराइनर के त्रिक में कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो जो डोबेराइनर का त्रिक है, डोबेराइनर के त्रिक में पहला त्रिक जो बनाता है वो लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम डोबेराइनर का पहला त्रिक जो है वो क्या है? लिथियम सोडियम और पोटेशियम। डोबेराइनर का दूसरा त्रिक जो है वो है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और इनका तीसरा है वो क्या है? कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम। एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा? कैसे पूछा जाता है? दोस्तों पहला सवाल पूछेगा कि बताओ डोबेराइनर के त्रिक में लिथियम और सोडियम के साथ कौन सा एलिमेंट आता है? आंसर क्या होगा? पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। का सवाल पूछेगा क्लोरीन ब्रोमीन के साथ त्रिक कौन बनाता है? आयोडीन। कौन बनाता है? आयोडीन। तो डोबेराइनर ने त्रिक का सिद्धांत दिया था। त्रिक का सिद्धांत किसने दिया था? डोबेराइनर ने। आगे आते हैं तो अगले साइंटिस्ट हमारे हुए थे न्यूलैंड। कौन? न्यूलैंड। और न्यूलैंड ने जो नियम दिया था उसे बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने जो नियम दिया था उसे बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड, अंग्रेजी में ऑक्टेव रूल ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ब्रिटेन के। रहने वाले कहाँ के थे? ब्रिटेन के। और इसी नियम को बोलते हैं संगीत के सुरों पर आधारित नियम। संगीत के सुरों पर आधारित नियम। तो अगर सवाल में पूछे कि कौन सा नियम है जो आवर्त सारणी से संबंधित है लेकिन संगीत के सुरों पर आधारित है, तो हमारा आंसर क्या होगा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जैसे संगीत में 7 सुरों के बाद 8वां सुर फिर से वही आता है, वैसे ही न्यूलैंड के अष्टक नियम में इन्होंने बताया कि अगर तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा जाए, तो जो 7 तत्व के बाद 8वां तत्व होगा उसके गुण पहले तत्व से क्या होंगे? मिलेंगे। तो संगीत के सुरों से मिलता जुलता नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने। इन्होंने बताया था कि जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, 7 के बाद 8वां फिर से वही आता है। ठीक उसी प्रकार, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार आपके केमिस्ट्री में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो जो 8वां तत्व होगा उसके गुण पहले तत्व से मिलेंगे। जो 8वां तत्व होगा उसके गुण पहले तत्व से मिलेंगे। 8वें तत्व का गुण, 8वें तत्व का गुण मिलेगा किससे? पहले तत्व के गुण से। ये बात किसने बताई थी? ये बात बताई थी न्यूलैंड ने। किसने बताई थी? न्यूलैंड ने। अब बात करते हैं न्यूलैंड की। तो न्यूलैंड के समय में सवाल पूछा हुआ एनटीपीसी में है, न्यूलैंड के समय में कुल तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात थी? तो कुल ज्ञात तत्व किस समय? न्यूलैंड के समय। न्यूलैंड के समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे भाई साहब? 56। कितने थे? 56। और पहला तत्व जो था वो कौन सा था? आपका हाइड्रोजन। और अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। तो न्यूलैंड के समय
कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56, जिसमें पहला तत्व था हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था थोरियम। ये तीनों सवाल पूछे गए हैं कि न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिया तो कितने तत्व ज्ञात थे? 56। अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम। पहला कौन सा था? हाइड्रोजन। पहला कौन सा था? हाइड्रोजन। अब न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया और ये लागू कहाँ तक केवल? तो लिखो न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल 20 तत्व तक लागू था। और 20वां तत्व कौन था? कैल्शियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम कितने तत्वों तक लागू होता था? ये भी सवाल पूछा हुआ, आप उठाइएगा यूथ की किताब तो आपको मिल जाएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम कितने तत्वों तक लागू था? तो केवल 20वें तत्व मतलब 20वां एटॉमिक नंबर तक आपका लागू था, 20वें तत्व कैल्शियम तक। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल और केवल 20 तत्वों पर लागू था, बाकी के तत्वों पर इसका कोई भी आगे रूल फॉलो नहीं कर रहा था। तो न्यूलैंड ने जब आपका अष्टक नियम दिया 56 तत्व थे और लागू इसका नियम कहाँ तक था? 20 तक था। कहाँ तक था? 20 तक था। अब बात करते हैं न्यूलैंड ने एक गलती की थी और ये गलती सवाल पूछता है। न्यूलैंड ने गलती क्या की थी कि देखिए जो आपका आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है। जो आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, इनके गुण लगभग मैच करते हैं। तो आयरन, फेरस, कोबाल्ट और निकल, तो इनके गुण लगभग मैच करते हैं। लेकिन न्यूलैंड ने क्या किया था? कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा था, लेकिन आयरन को हटा दिया था, आयरन को दूर रख दिया था। तो ये इससे कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। यह सवाल पूछा गया, 4-5 बार रिपीट हुआ है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में किस समान गुण वाले को कोबाल्ट निकल से दूर रखा गया? तो आंसर क्या होगा? आयरन। आयरन कोबाल्ट निकल की समानता होने के बावजूद आयरन को दूर रखा गया। कोबाल्ट और निकल को किस ग्रुप में रखा गया? हाइलोजन ग्रुप में। किस ग्रुप में रखा गया? हाइलोजन ग्रुप में। कोबाल्ट और निकल को किस ग्रुप में रखा गया? हाइलोजन ग्रुप में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको हम पढ़ाते हैं मेंडलीव के बारे में। किसके बारे में पढ़ाते हैं? मेंडलीव के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगले हमारे साइंटिस्ट हैं मेंडलीव। इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव। नाम से मालूम चल रहा है दिमित्री। कहाँ के रहने वाले होंगे? रूस के। कहाँ के रहने वाले होंगे भाई? रूस के। इनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव 1869 में रहने वाले कहाँ के थे? रूस के। दिमित्री मेंडलीव 1869 में इन्होंने तत्वों को बांटने का प्रयास किया और एक आवर्त सारणी बनाई और इन्हें ही आवर्त सारणी क्या कहा जाता है? जनक। तो आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर क्या होगा? दिमित्री मेंडलीव को। दिमित्री मेंडलीव को। आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? दिमित्री मेंडलीव को कहते हैं। अगर बात करें तो आवर्त सारणी जब इन्होंने बताई थी तो कुल तत्व कितने ज्ञात थे? तो कुल उस समय ज्ञात थे तत्व 63 तत्व ज्ञात थे। उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। अगर बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपके जो स्तंभ थे वर्ग या समूह कितने थे? 9। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या या समूहों की संख्या कितनी थी? 9। अब कहोगे सर वर्ग क्या होता है? वर्ग माने खड़ी लाइन। वर्ग माने खड़ी लाइन। वर्ग माने खड़ी लाइन। और वैसे भी देखो जो वर्ग होता है ऊपर की ओर होता है नीचे की ओर। जैसे 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे ना। तो खड़ी लाइन क्या होगी? आपके वर्ग। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 9। आवर्त कितने थे? 7। आवर्त कितने थे? 7। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 और आवर्त मतलब पीरियड की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? 7। अगर बात करते हैं दोस्तों तो इनकी आवर्त सारणी किसको आधार मान के बनी थी? बेस क्या था? इनकी आवर्त सारणी का बेस क्या था? तो इनकी आवर्त सारणी का बेस ये था कि ये परमाणु भार के आवर्ती फलन थी। परमाणु भार के आवर्ती फलन।
इसका मतलब क्या है कि इनकी आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थी। कैसे थी? बढ़ते हुए क्रम में थी। तो इनकी आवर्त सारणी जो थी वो परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में थी। चलिए आगे देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, तो पहला दोष ये था कि इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। दूसरा दोष था समस्थानिक के बारे में कोई स्थान नहीं था। समस्थानिक का कोई स्थान नहीं था। और तीसरा दोष ये था, ठीक है, कि इन्होंने टेलेरियम को आयोडीन के बाद रखा। आयोडीन के बाद रखा। देखिए इनकी आवर्त सारणी जो थी वो क्या थी? परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में थी। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में थी, लेकिन इन्होंने टेलेरियम को आयोडीन के बाद रखा, जबकि टेलेरियम का जो परमाणु भार होता है आयोडीन से आपका क्या होता है, जो टेलेरियम को इन्होंने आयोडीन के बाद रखा, जबकि टेलेरियम का परमाणु भार क्या होता है? आयोडीन से क्या होता है? ज़्यादा होता है। सॉरी, एक मिनट, टेलेरियम को आयोडीन से पहले रख दिया था। आयोडीन से पहले, जबकि टेलेरियम का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है? आयोडीन से ज़्यादा होता है। तो टेलेरियम का ज़्यादा है, आयोडीन का कम है, तो पहले आयोडीन आना चाहिए, उसके बाद टेलेरियम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेलेरियम। और इन्होंने गलती की थी, और एक गलती और की थी, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा। कोबाल्ट को निकल से पहले रखा, ये भी इनकी गलती थी, क्योंकि कोबाल्ट का आपका ज़्यादा होता है परमाणु भार, इसको बाद में लिखना चाहिए, इसको पहले। ये इनकी आवर्त सारणी के दोष थे। अब इनके आवर्त सारणी के गुण की बात करते हैं। इनके आवर्त सारणी गुण क्या थे? इनके आवर्त सारणी गुण की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? भविष्य के तत्वों के लिए स्थान छोड़ दिया था। जैसे एका बोरान, इन्होंने एक स्थान छोड़ा आवर्त सारणी में जिसका नाम रखा एका बोरान, और यही तत्व आगे चल के क्या बना? स्कैंडियम। क्या बना? स्कैंडियम। इन्होंने एक स्थान छोड़ा जिसका नाम था एका बोरान, और यही तत्व आगे चल के क्या बना? स्कैंडियम। और इन्होंने एक तत्व छोड़ा एका सिलिकॉन। क्या छोड़ा? एका सिलिकॉन। और यही तत्व आगे चल के क्या बना? जर्मेनियम। क्या बना? जर्मेनियम। ये बना स्कैंडियम, और ये बना जर्मेनियम। ये सवाल आपसे एग्जाम में बार बार पूछेगा। तो एका बोरान किसे कहते हैं? स्कैंडियम को। ये सवाल पूछेगा, एका बोरान किसे कहते हैं? स्कैंडियम को। एका सिलिकॉन किसे कहते हैं? जर्मेनियम को। अगर पूछे एका एल्युमिनियम किसे कहते हैं? एका एल्युमिनियम। तो एका एल्युमिनियम किसे कहते हैं? आंसर क्या होगा? गैलियम को। किसको? गैलियम को। किसको? गैलियम को। गैलियम को। एक और छोड़ा था एका मैग्नीशियम। एका मैग्नीशियम किसे कहते हैं? टेक्नीशियम को। टेक्नीशियम को। ये सवाल एग्जाम में आपसे बार बार पूछेगा कि भविष्य के तत्वों के लिए स्थान छोड़ा था। जो भविष्य का तत्व एका बोरान था वो किस नाम से आया? स्कैंडियम। भविष्य का तत्व एका सिलिकॉन किस नाम से? जर्मेनियम। भविष्य का तत्व एका एल्युमिनियम किस नाम से? गैलियम। भविष्य का तत्व एका मैग्नीशियम किस नाम से? टेक्नीशियम। किस नाम से? टेक्नीशियम। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कमेंट में बताने के लिए। मैंने पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? आपका है हेनरी मोजले। और आधुनिक आवर्त सारणी कब बनी थी? तो आपकी बनी थी 1913 में।
1913 में। और हेनरी मोजले कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन का, मतलब यूके का रहने वाला था। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा? अगर आपका थोड़ा भी हम लोग एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में रखते हुए वीडियो बना रहे हैं, आपका इसमें थोड़ा सा भी ग्रोथ हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।